हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा ई लर्न जी के सीरीज़ पार्ट 8 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग इस सेशन में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, अबाउट अदर प्लैनेट्स एंड डेफिनेटली वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट अदर स्टार्स। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, हमारी जो यूनिवर्स है वो शुरुआत हुई थी एक बिग बैंग की वजह से, जिससे रिलेटेड बिग बैंग थियरी, जिसे हम बिग बैंग थियरी के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप बिग बैंग थियरी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें पूरे डिटेल में बताया गया है कि हमारे साइंटिस्ट लोग इस थियरी के बेसिस पे उन्होंने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आखिर हमारा ये यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ था। बिग बैंग थियरी अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं तो बिग बैंग थियरी के हिसाब से यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो आज से 14 अरब साल पहले क्रिएट हुआ था। इनिशियली यूनिवर्स एक छोटे से डॉट के बराबर हुआ करता था, और इसी दौरान अगर आप देखोगे तो इस दौरान में टाइम यानी समय का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। जो आज के डेट में हम लोग टाइम की बात करते हैं, उस पीरियड में कोई भी समय नाम की कोई चीज़ नहीं थी। द एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग विच वी सी टुडे, लाइक अगर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या स्टार्स, अर्थ, समय, ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग हमारे आसपास देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, ये इन सब चीज़ों की शुरुआत इस एक स्मॉल डॉट की वजह से हुई थी। द एंटायर एवोल्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्स वॉज ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिग बैंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिग बैंग आखिर क्या है, अगर हमें साइंटिस्ट के एक लैंग्वेज के हिसाब से इसे समझना है, तो बिग बैंग एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन या बहुत बड़े कोलिजन या विस्फोट को बिग बैंग कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एक्सप्लोजन की वजह से ही हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। यूनिवर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्स जब शुरू हुआ था एक स्मॉल डॉट के रूप में था, and it kept on expanding and it is still expanding। ये फैक्ट जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि यूनिवर्स जो है जब से इसका जन्म हुआ है तब से ये एक्सपैंड हुए जा रहा है, और ये प्रतिक्रिया, जो प्रोसेस है, ये आज भी कायम है। यूनिवर्स इज़ स्टिल ऑन एक्सपेंशन मोड। जब हम लोग यूनिवर्स के एज की बात करें, जब वो क्रिएट हुआ था, जब कोई समय था ही नहीं, तब साइंटिस्ट्स ने एक एज रखा था कि यूनिवर्स का जब एज था 10 टू द पावर -32 सेकेंड्स। आज के डेट में अगर हम लोग इसको विजुअलाइज भी करना चाहे तो हम लोग नहीं कर सकते, व्हाट इज़ 10 टू द पावर -32 सेकेंड्स। बट साइंटिस्ट्स ने ये थियोरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एज डिफाइन किया था यूनिवर्स का, दैट इज़ 10 टू द पावर -32 सेकेंड्स। इस समय यूनिवर्स का रूप या आकार कैसा था, अगर हम सभी को ये समझना है कि यूनिवर्स इस समय कैसा दिखता था या क्या साइज़ था, तो आप सुन के एक्चुअली आप हैरान हो जाओगे। यूनिवर्स एक छोटे से रेत के कण के बराबर इसकी साइज़ या आकार थी, एंड धीरे 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 वो कंप्लीट एक्सपांशन मोड में जाके आज जो हम चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, यूनिवर्स एक विशाल ब्रह्मांड, इसका रूप आपके सामने है। सो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट। आइए चलते हैं आगे, कुछ और फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टॉप 10 केमिकल्स विच मेक्स अ सन, वो कौन से केमिकल्स है जो सन को बनाता है? तो उसके कंपोनेंट्स कुछ इस प्रकार है। हाइड्रोजन का जो कंपोनेंट है, हाइड्रोजन का कंपोनेंट इसमें 71% है, हीलियम इज़ 27.1%, ऑक्सीजन 0.97%, कार्बन 0.4%, नाइट्रोजन 0.096%, सिलिकॉन 0.099%, मैग्नीशियम 0.076%, आयरन 0.14%, नियॉन 0.058% एंड सल्फर 0.04%। तो इन्हीं सारे गैस एंड तत्वों को मिला के हमारा सूर्य का निर्माण हुआ है, या ये हम कह सकते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे सन के। दोस्तों, मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें अगर आप पूरे इसको एडिशन अगर आप करते हो सारे परसेंटेज को, तो प्रॉब्ली आपको 0.021% का एक डिफरेंस आएगा, विच इज़ अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस और मटेरियल और गैस जो कि हमारे सन में मौजूद है। तो आप एक बार ज़रूर इसको एक बार टोटल करके देख लीजिएगा, राइट। तो आइए चलते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स में।
दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड क्या है शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन लाइट ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 2,99,800 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो जस्ट सोचिए कि लाइट क्या रफ्तार से ट्रैवल करती होगी। इट्स 2,99,800 किलोमीटर्स पर सेकेंड। फोर्थ पॉइंट, हाउ मैनी गैलेक्सीज आर देयर इन यूनिवर्स। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर तो 125 बिलियन गैलेक्सीज है कि हमारे पूरे एंटायर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में 125 बिलियन गैलेक्सीज पाए जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँ तो आप इस पॉइंट को ज़रूर सुनिएगा। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मिल्की वे नाम का एक गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। मिल्की वे जो है ये पूरे ब्रह्मांड के गैलेक्सीज़ में से एक छोटा सा गैलेक्सी माना जाता है। उस छोटे से गैलेक्सी का एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। वो सोलर सिस्टम जहाँ पे कि हमारा सन, मून एंड हमारे अदर प्लैनेट्स जो यहाँ पे रिसाइड करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अर्थ भी। तो अगर आप ये कंपैरिजन अगर आप देखोगे, अगर आप सोचोगे थोड़ा इमेजिन करके, तो आप एक बार सोचिए कि जो अर्थ है वो पूरे यूनिवर्स के कंपैरिजन में कितना माइन्यूट सा एक पार्टिकल है, कितना छोटा है अर्थ पूरे ब्रह्मांड के सामने। सो 125 बिलियन गैलेक्सीज आर देयर इन द एंटायर यूनिवर्स। फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज़ द साइज ऑफ ए सन। ये एक मैं आप लोगों को फ्रेंड्स मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सन का साइज़ तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एनी मेजरमेंट, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक सन का साइज़ उतना बड़ा है जिसमें कि 1.3 मिलियन अर्थ कैन फिट इनसाइड अ सन। मतलब 13 लाख पृथ्वी अगर आप इकट्ठा करते हो, ये 13 लाख पृथ्वी को आप सन के अंदर डाल सकते हो। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि एक सन का साइज़ कितना विशाल है। आप यहाँ पे एक्चुअली देख भी सकते हैं, ये पिक्चर में अगर आप देखते हो, ये अगर हमारा सन है तो उसके सामने हमारा अर्थ जो है वो कितना छोटा एक पार्टिकल के जैसा दिखाई देता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सन या हमारा सूर्य कितना पुराना है। हमारा सूर्य आज से 5 बिलियन साल पहले इसका क्रिएशन हुआ था। इसका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पिछले वीडियो में सोलर सिस्टम में मैंने डिटेल में मैंने बताया है। अगर आप उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल जाके वो लिंक पे क्लिक करके आप पूरा सूर्य के फॉर्मेशन जो हुआ था आप उसकी पूरी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। 7th पॉइंट, हाउ हॉट इज़ आवर सन। हमारा सन, हमारी जो सन है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम लोग सन के कौन से पोर्शन में जाके हम लोग उसका टेम्परेचर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द सन यू आर पुटिंग द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तो एक बहुत हाइपोथेटिकल चीज़ हो गया है कि थर्मोमीटर का एग्जिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता है सन में जाके टेम्परेचर लेने के लिए, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आई हैव यूज द टर्मिनोलॉजी थर्मोमीटर। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि सन का जो सबसे ठंडा वाला पोर्शन है या सबसे कूलेस्ट पोर्शन जो है वहाँ का टेम्परेचर होता है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग सन के सबसे हॉटेस्ट पार्ट में जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर पाया जाता है दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। राइट फ्रेंड्स, सो 8th पॉइंट इज़ अबाउट व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। मून एंड अर्थ के बारे में या मून एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। 9th पॉइंट, वी कैन नेवर सी द अदर साइड ऑफ द मून। क्या आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, क्या आपको पता है कि हम लोग हमेशा जो बचपन से जो हम लोग चांद देखते आ रहे हैं, हम लोग हमेशा चांद का एक ही साइड देख पाते हैं। मून के दूसरे साइड को हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं वो कैसा दिखता होगा। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। जो मून का जो फेस है वो हमेशा अर्थ को ही फोकस करता है, हमेशा अर्थ को ही फेस करता है। एक ही साइड का जो मून का जो एक पोर्शन है वो हमेशा अर्थ को फेस करता है, बिकॉज इसका जो रोटेशन है, आई मीन जो मून का जो रोटेशन है एंड जो रिवोल्यूशन टाइम है वो सेम है, दैट इज़ 27.32 डेज़।
इसके वजह से जैसे अर्थ भी घूम रहा है और मून भी घूम रहा है, तो मून का जो फ्रंट फेस बोलो या आप जो भी बोलो, जिसको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वही फेस हमें हमेशा दिखाई देता है। और इसी रीज़न की वजह से हमें उसका पिछला साइड कभी भी हमें आज तक नहीं दिखाई दिया है। व्हाट इज़ द सरफेस ग्रेविटी ऑफ मून? सरफेस ग्रेविटी का मतलब आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कितना है मून में। तो आंसर इज़ सिंपल, इट इज़ 1/6 ऑफ अर्थ। अगर मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसका वज़न धरती पे 90 किलोग्राम है, और वही इंसान अगर मून पे चला जाता है तो उसका वही 90 किलोग्राम का वज़न जो होगा वो 1/6 होगा, मतलब उसका वज़न 15 किलोग्राम होगा मून में। सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं आपको, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, कि हम लोग इस चैनल में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। एंड ये सारे वीडियोस जनरल नॉलेज से भरपूर होंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने हमेशा इसके आंसर्स ढूंढने चाहे होंगे, या फिर आपको बचपन से इसके बारे में जानने की इच्छा होगी। ये सारे आंसर्स आपको हमारे चैनल के वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन के आइकन को नहीं दबाया तो सबसे पहले तो वो प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। और हाँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, या फिर हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर आपके पास अगर कुछ और टिप्स है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।